गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोग देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स 2, जो कि आप लोग को 7 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ये सब्जेक्ट है। इसका हम लोग क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा, 2021 का। ठीक है ना, 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये क्वेश्चन क्या है, आपको सब्जेक्टिव यहां से स्टार्ट होता है। अभी तक था क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है ना, अभी तक हमने जो देखा था वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। यहां से आप लोग का क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है क्या कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ रेनकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी। ठीक है ना, पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ रेनकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी, गिव सुटेबल एग्जांपल ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन फिर से हम रीड कर रहे हैं। व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ रेनकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी, गिव सुटेबल एग्जांपल ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, ये आप लोग का क्या है क्वेश्चन है। और हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले रेनकाइन का अजम्पशंस देख लेते हैं कि अर्थ प्रेशर में रेनकाइन थ्योरी जो है उनका अजम्पशंस क्या है। उसके बाद हम लोग एक्टिव प्रेशर और रेस्ट कंडीशन और पैसिव प्रेशर का हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अजम्पशंस ऑफ रेनकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी। देखिए तो अजम्पशंस क्या था, सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर का ये पार्ट है। अर्थ प्रेशर सिंपल क्या होता है कि जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो किसी भी रिटेनिंग स्ट्रक्चर पे क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है। ठीक है ना, और वो प्रेशर हम लोग क्या कहे हैं, अर्थ प्रेशर 3 कैटेगरी में बांटे हैं। एक तो रेस्ट कंडीशन का प्रेशर, एक एक्टिव कंडीशन का और एक पैसिव कंडीशन। ठीक है, 3 कंडीशन हमने बांटे हैं। सबसे पहले हम लोग उसको स्टार्ट करने से पहले इस थ्योरी का अजम्पशंस देखते हैं कि आखिर क्या क्या अजम्पशंस है। फर्स्ट, द सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ठीक है ना, सॉइल क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए। इसका यह मतलब होता है कि जिस सॉइल का जो सॉइल रिटेन किया गया है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, मान के चलिए कि आपका क्या है, ये रिटेनिंग वॉल है। एग्जांपल देते हैं क्या कि ये कोई भी एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है, आपका रिटेनिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक। उसके बाद ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर क्या करके रखा है, पीछे अपने बैकफिल में। ठीक है ना, बैकफिल में क्या है, सॉइल रखा है रिटेन करके, सॉइल। ठीक है, अब ये सॉइल क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। सॉइल क्या हो सकता है, सॉइल हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। मतलब यहां पे क्या रखा हुआ है, आपका सॉइल रखा हुआ है। ये क्या है, आपका सॉइल है। ठीक है, इसको आप क्या लिख लीजिए, सॉइल लिख लीजिए। अब इस सॉइल का क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा। इस सॉइल का प्रॉपर्टी होगा, क्या हो सकता है, इस सॉइल का कुछ ना कुछ कोहेजन होगा, कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होगा, कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा और भी बहुत कुछ होगा, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, ये सब होगा। तो ये सॉइल का कोहेजन होगा, फाई होगा, गामा होगा। अगर ये सॉइल कोहेजन लेस सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल है, यानी क्या हो सकता है, आपस में कोहेजन फोर्स नहीं है, मतलब ये सॉइल क्या हो सकता है, सैंड हो सकता है। अगर ये सॉइल प्योर क्या है, कोहेसिव सॉइल है, तो कोहेसिव सॉइल है तो फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। सारा का सारा क्या हो सकता है, कोहेसिव सॉइल है तो क्ले होगा। अगर सिल्ट होगा तो सी भी होगा और फाई भी होगा, दोनों होगा, और इसका खुद का डेंसिटी होगा। तो कह रहा है क्या कि ये है हमारा क्या है, रिटेनिंग स्ट्रक्चर। ये मान के चलिए ये क्या है, रिटेनिंग स्ट्रक्चर है। इसको क्या कहते हैं, बैकफिल। बैकफिल में क्या है, सॉइल है। ये सरफेस क्या है, इंक्लाइंड है। ठीक है, तो पहला बात क्या कह रहा है कि सॉइल क्या है, होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है। इसका यह मतलब होता है कि जो आपका सी, फाई, गामा, ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं, हैव द सेम वैल्यू एवरीवेयर। मतलब अगर हम ये बोल रहे हैं क्या कि इसका भी स्टडी करना है कि ये सॉइल में कितना प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है, तो स्टडी करने से पहले
हमने कुछ एजम्पशंस देखा है क्या कि यहाँ जो सॉइल है हम सबको एक मानेंगे, ऐसे एक्चुअल में फील्ड पे नहीं होगा। फील्ड में एक्चुअल में ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा इंटायर क्या हो सॉइल एक ही हो। तो अगर बाय द वे अलग अलग हो, यहाँ का कोहेजन, यहाँ का अगर पार्ट हम देखें, इधर का पार्ट बाय द वे अलग हो, सॉइल C5 अलग हो, इसका C5 अलग हो, इसका अलग हो, इसका अलग हो, इसका अलग हो, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, कैलकुलेशन करने में हमें दिक्कत हो जाएगा। तो अजम्पशंस इसीलिए दिए जाते हैं जो ये थ्योरी अपना देगा वो वैलिड रहे इस कंडीशंस में, इस कंडीशंस में क्या रहे, ये थ्योरी वैलिड रहे। तो कंडीशन पहला ये है कि हम मानते हैं क्या कि ये सारा सॉइल क्या हो, एक ही हो, होमोजीनियस हो, आइसोट्रोपिक हो, मतलब एवरी डायरेक्शन में, इधर जाएं इधर जाए, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी जाएं तो हमारा सॉइल का सी चेंज नहीं होने वाला है, फाई नहीं चेंज होने वाला है। समझ में आ गया? सबसे पहला बात कि क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, आइसोट्रोपिक है मतलब एवरीवेयर आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड दे हैव सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब कि क्या होना चाहिए कि सेम वैल्यू तो होना चाहिए और साथ साथ में एवरी डायरेक्शन में, एवरी पॉइंट पे हमारा क्या होना चाहिए, एवरी पॉइंट पे हमारा जो भी है प्रॉपर्टी वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यही सबसे बड़ी बात हो जाती है। मतलब आप सॉइल में बहुत जगह आप लोग जब जियोटेक पढ़े होंगे तो वहां भी आइसोट्रोपिक होमोजीनियस के बारे में जाने होंगे क्या कि मैक्सिमम थ्योरी जो देते हैं कोई भी साइंटिस्ट, तो वो जरूर ये बात मेंशन करते हैं होमोजीनियस आइसोट्रोपिक। क्यों? क्योंकि उनका थ्योरी एक पर्टिकुलर एक कोना के लिए तो नहीं होगा, पूरे सॉइल के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर बाय द वे यहाँ का अलग प्रॉपर्टी हो जाए, यहाँ का अलग प्रॉपर्टी हो जाए तो स्टडी करने में काफी मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इसीलिए हम लोग पहला मतलब अक्सर मतलब 90% केसेस में अजम्पशंस में पहला अजम्पशंस यही होता है जियोटेक में कि होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए, समझ गए। इनके लिए जो थ्योरी ये दे रहे हैं इनके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये हो गया बात है कि C5 हैव द सेम वैल्यू इन एवरीवेयर and they have same values in all direction at every point, that is the strength on the vertical plane is same as on the horizontal plane। मतलब कि जो स्ट्रेंथ क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वही स्ट्रेंथ वर्टिकल डायरेक्शन में भी मिलेगा, समझ में? क्योंकि ऑल डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अब सेम है तो क्या जब सॉइल चेंज ही नहीं हो रहा है तो स्ट्रेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में आपका क्या स्ट्रेंथ नहीं बदल रहा है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, पहला अजम्पशन तो बहुत सिंपल था। दूसरा बात करते हैं, दूसरा बोल रहा है द ग्राउंड सरफेस इज प्लेनर विच मे बी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। एक्चुअल में आपका ग्राउंड सरफेस आपका बिल्कुल ऐसे इंक्लाइंड बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल इंक्लाइंड नहीं होगा, और एक और कंडीशन पड़े हैं कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, आपका टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ये सरफेस बिल्कुल इंक्लाइंड नहीं होगा और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। जैसे कि मतलब ये हो गया कि अगर रिटेनिंग वॉल है तो इसके पीछे का जो मिट्टी है उसका मिट्टी क्या होना चाहिए कि या तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये वाला कंडीशन ऐसे देखे होंगे, तो ऐसा होना चाहिए, और नहीं तो फिर इंक्लाइंड होना चाहिए बिल्कुल। मतलब टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो हो सकता है ना आपका अलग अलग पूरा, मतलब क्या कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन हो सकता है। लेकिन ये बोला है कि भाई हम ऐसे में नहीं मानेंगे, ये मेरा थ्योरी वैलिड नहीं रहेगा ऐसे कंडीशंस में, ठीक है। ये पहले कह दिया है कि भाई इस कंडीशंस में मेरा थ्योरी काम नहीं करेगा। थ्योरी तभी काम करेगा या तो पीछे का जो मिट्टी है वो कोई एक स्लोप पे रहे या फिर एक हॉरिजॉन्टल पे रहे, ठीक है ना। ये बात हो गया कि हमारा ग्राउंड सरफेस जो है ये क्या है, एक तरह से ग्राउंड सरफेस है। ये क्या है, ग्राउंड सरफेस। तो वो हमारा क्या होना चाहिए, इंक्लाइंड होना चाहिए, नहीं तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। दो बात हो गया। नेक्स्ट है क्या कि थर्ड पॉइंट, द फेस ऑफ वॉल इन कॉन्टैक्ट विथ बैकफिल इज वर्टिकल एंड स्मूथ। मतलब कि द फेस ऑफ वॉल, ध्यान समझिएगा, इन कॉन्टैक्ट विथ बैकफिल इज वर्टिकल एंड स्मूथ। मतलब कि जो रिटेनिंग वॉल का पीछे बैकफिल है, इन दोनों के बीच में जो ये है जगह, ये जो दीवार का लेयर है वो स्मूथ होना चाहिए। मतलब इसके बीच का फ्रिक्शन की बात ही नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक्चुअल में तो फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि ये दीवार का और यहाँ पे जो मिट्टी रखा हुआ है इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। दूसरी बात, ये वर्टिकल रहेगा, ठीक है ना। वर्टिकल तो आप हर जगह देखे होंगे, लेकिन आप स्मूथ कह रहे हैं, ये गलत बात है। तो गलत बात है, इसीलिए कहां पे आ गया, अजम्पशंस में आ गया। हम ऐसा मानते हैं,
ठीक है ना, ऐसा एज्यूम करते हैं, तभी ये थ्योरी हमारा वैलिड रहेगा। अगर यहाँ का फ्रिक्शन हम लोग काउंट करने लग जाएं तो फिर एक कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो इन्होंने बोला क्या कि हम माने हैं क्या, स्मूथ। स्मूथ माने हैं, उस हिसाब से आप काम कीजिए, उस हिसाब से हम अपना थ्योरी दिए हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये दीवार और मिट्टी के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है, स्मूथ मानते हैं, और ये क्या होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। चौथा बात करते हैं हम, सॉइल इज इन द स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इन पैसिव एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो बात करते हैं सबसे पहले कि रेस्ट कंडीशन, ये मतलब होता है कि ये रिटेनिंग वॉल ना ही अवे फ्रॉम द बैकफिल जा रहा है और ना ही टुवर्ड्स द बैकफिल जा रहा है। रेस्ट कंडीशन मतलब अपने जगह पे है। दूसरा कंडीशन, एक्टिव कंडीशन, क्या होता है, जब आपका जो रिटेनिंग वॉल है वो बैकफिल से दूर चला जाए, मतलब अवे फ्रॉम द बैकफिल, तो वो क्या कहलाएगा कि एक्टिव कंडीशन कहलाएगा, कि ये प्रेशर जो लगा रहा है उसके वजह से ये सॉइल दीवार क्या हो जाए, अवे फ्रॉम द बैकफिल हो जाए। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि जब दीवार रिटेनिंग स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द बैकफिल जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव कंडीशन। तो चलिए सर, ये तो समझ में आता है कि रेस्ट कंडीशन मतलब ये इधर उधर नहीं जा रहा है। एक्टिव कंडीशन कि ये मिट्टी दीवार पे धक्का दे रहा है, प्रेशर लगा रहा है, और ये दीवार अवे फ्रॉम द बैकफिल जा रहा है, ये भी समझ में आता है। लेकिन तीसरा आपने बोला है क्या कि दीवार कहां जा रहा है, सॉइल के तरफ। ये कैसे पॉसिबल है? तो चलिए, ये पॉसिबल है सीट पाइल वॉल में, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए यहां पे तो हम लोग कैलकुलेशन एक्टिव का कर लेंगे, लेकिन एक ऐसा जब भी कैलकुलेशन आएगा जब सीट पाइल वॉल पढ़ेंगे, तो हम लोग सीट पाइल वॉल को दीवार मतलब धरती के अंदर, ग्राउंड सरफेस के अंदर इम्बेडेड करते हैं, मतलब उसके अंदर करते हैं और इंसर्ट कर करके, देखिए ये है ग्राउंड लेवल, यहां पे क्या हो रहा है, मिट्टी रखा हुआ है, सॉइल, इसको हम लोग क्या किए, एम्बेडेड किए ग्राउंड सरफेस के अंदर, ठीक है। ये आपका क्या है, ग्राउंड सरफेस है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रोड बनाना है, तो आपने क्या किया, यहाँ का मिट्टी काटा और यहाँ पे एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर बना दिया और यहाँ पे क्या किया, रोड बना दिया, इस पे रोड गाड़ी दौड़ रहा है। तो ये जो पाइल, सीट पाइल वॉल है, नीचे तक गया है, ग्राउंड सरफेस के नीचे तक गया है। अब क्या होता है कि मान के चलिए कि ऊपर वाला कंडीशन एक्टिव होता है, ठीक है ना, मान के चलिए ऊपर वाला कंडीशन एक्टिव होगा, यानी ये क्या होगा कि ये सॉइल की तरफ मतलब अवे फ्रॉम द बैकफिल होगा, मतलब ये इधर आएगा, इधर आएगा, लेकिन इसके नीचे का सरफेस क्या हो जाएगा, उधर जाना चाहेगा ना, उधर जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि ऊपर में एक्टिव कंडीशन हो रहा है और यहां पे क्या हो रहा है, एक्टिव, यहां भी एक्टिव हो रहा है। ये भी तो सॉइल है, सॉइल के लिए ये दीवार अवे फ्रॉम द बैकफिल जा रहा है ना, यहां भी एक्टिव, यहां भी एक्टिव, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, पैसिव। तो आप एक्टिव का पूरा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, आपको एक्टिव का टोटल आप प्रॉपर्टी सॉल्व करिएगा, पूरा हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अगर पैसिव का आप डिराइव नहीं करिएगा तो फिर ये वाला कंडीशन को कैसे सॉल्व करिएगा। इसीलिए हम लोग को तीनों पढ़ना पड़ता है, एक्टिव, पैसिव और रेस्ट कंडीशन, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या कि अगर आपको यहां पे कोई कंडीशन आ गया तो यहां पैसिव अगर नहीं पड़ेगा तो यहां का कैसे आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसीलिए एक्टिव तो समझ में आ गया, कहां दिखता है, हर जगह आपको एक्टिव दिखता है, लेकिन पैसिव कहां होता है, कहीं ना कहीं ग्राउंड सरफेस के अंदर होता है, ठीक है ना, टुवर्ड्स द बैकफिल। और इसका पूरा हम लोग डिटेल हम लोग वीडियो में पढ़े हुए हैं, लेक्चर में जो आप लोग को अपलोडेड है उसमें हम लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो इसका डिटेल जो है ना, एक्टिव के बारे में, पैसिव के बारे में, रेस्ट के बारे में, आप लोग वीडियो जो वहाँ पे ऐप पे अवेलेबल है वहाँ पे हम लोग सब कुछ इसमें बताया गया हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया बात क्या कि हमारा फोर्थ 4 अजम्पशंस हो गया कि प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। पांचवा बात है क्या, द रप्चर सरफेस इज प्लेनर। रप्चर सरफेस क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। क्या होता है रप्चर सरफेस, ये होता है कि जब ये दीवार अवे फ्रॉम द बैकफिल आएगा या फिर दीवार टुवर्ड्स द बैकफिल जाएगा, दो कंडीशन में यहां का सॉइल का क्या होना चाहिए, रप्चर होगा, टूटेगा ये सॉइल। तो होता क्या है कि अगर मान के चलिए कि ये दीवार अवे फ्रॉम द बैकफिल आ गया, अवे फ्रॉम द बैकफिल आ गया, ठीक है ना, तो होता क्या है कि यहां का सॉइल टूट करके इसके साथ आएगा। जब ये दीवार इधर आएगा तो यहां का कुछ मिट्टी टूटेगा ना, यहां का मिट्टी कुछ ना कुछ क्या होगा, टूटेगा। तो क्या होता है कि यहां पे एक फेलियर प्लेन बनता है। ये क्या बनता है, फेलियर प्लेन बनता है। और ये प्लेन क्या बोल रहा है जंक्शंस में
कि ये सरफेस प्लेनर होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं टूटेगा। सॉइल आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं टूटेगा, लेकिन एक्चुअल फील्ड में टूट सकता है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या अजम्पशंस में कि अगर ये मिट्टी लेकर के इधर टूटेगा तो ये क्या होना चाहिए, सरफेस आपका क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल 5 अजम्पशंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। दोनों कंडीशन में आपका अवे फ्रॉम द बैकफिल जा रहा तो भी ये प्लेन होगा, और अगर टुवर्ड्स द बैकफिल जाएगा तो कुछ मिट्टी को तोड़ते हुए निकाल देगा बाहर। अगर ये उस तरफ जाएगा तो कुछ मिट्टी बाहर निकलेगा, तो टूटेगा जो प्लेन वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन होगा, एक लाइन सिंगल लाइन में होगा, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। तो टोटल ये 5 अजम्पशंस है किसके, रेनकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी के, ठीक है। इसको बढ़िया से लिखिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एक्टिव के, रेस्ट कंडीशन के और पैसिव के। यहां तक पहले आप लोग का क्या है, अजम्पशंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या कि क्या क्या इसका एग्जांपल्स है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट में, वो क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल बताने के लिए अर्थ प्रेशर का तीनों कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, एक्टिव कंडीशन में और पैसिव कंडीशन में, ठीक है, तीनों कंडीशन में आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। तो हमने आपको क्या बोला था कि अगर आपका रिटेनिंग वॉल, ये होता है क्या, रिटेनिंग वॉल होता है या फिर कोई भी रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो रिटेन करके रखता है मिट्टी को, रिटेन करता है क्या, मिट्टी को, सॉइल को। मान के चलिए इसका बैकफिल क्या है, ये है बैकफिल सॉइल, ठीक है ना, ये हमारा क्या सॉइल है। तो बोल रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल बताइए एक्टिव का, पैसिव का और रेस्ट का एग्जाम्पल बताइए। तो हमने आपको बोला रेस्ट क्या होता है, रेस्ट कंडीशन क्या होता है कि आपका दीवार ना ही अवे फ्रॉम द बैकफिल जा रहा है, ना ही आपका दीवार रिटेनिंग वॉल टुवर्ड्स द बैकफिल जा रहा है। तो भाई कौन सा ऐसा दीवार है कि एक तरफ मिट्टी को ये कंट्रोल करके रखा है और बिना मूव किए वो स्टेबल है, बिना मूव किए वो स्टेबल है। तो इसका कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, तो बिल्डिंग का जो आप बेसमेंट देखते हैं, कोई ऐसा अपार्टमेंट है जिसके अंदर बेसमेंट हो, एंड में क्या होता है, सबसे नीचे बेसमेंट होता है, तो बेसमेंट का जो दीवार होता है आउटर वॉल, ध्यान होगा आपका, जो आउटर वॉल है वो क्या है, उसके पीछे क्या है, उस आउटर वॉल के पीछे क्या है, सॉइल है। और क्या वो दीवार मूव करता है, क्या वो दीवार मूव करेगा अवे फ्रॉम द बैकफिल या टुवर्ड्स द बैकफिल, वो तो रेस्ट कंडीशन में रहता है। तो वो क्या हो गया, रेस्ट कंडीशन का एग्जाम्पल हो गया है। तो वो एक रिटेनिंग वॉल जो कि सॉइल को रिटेन करके रखा है, और ना ही वो अवे फ्रॉम द बैकफिल जा रहा है और ना ही वो दीवार टुवर्ड्स द बैकफिल जा रहा है। तो वो वाला कंडीशन क्या होगा कि जो प्रेशर लगा रहा है सॉइल लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, तो वो कंडीशन क्या होता है, रेस्ट कंडीशन का। तो आप कह सकते हैं कि सुटेबल एग्जांपल ऑफ अर्थ प्रेशर, अब तीनों का, एट रेस्ट कंडीशन, एट एक्टिव कंडीशन और एट पैसिव कंडीशन, तीनों की बात करें तो रेस्ट कंडीशन का क्या बात बोला गया है, द बेसमेंट रिटेनिंग वॉल इज फिक्स्ड इन पोजीशन एंड कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम द बैकफिल व्हेन सब्जेक्टेड टू लैटरल अर्थ प्रेशर। मतलब कि अगर सॉइल लैटरली अर्थ प्रेशर लगाता है, लैटरल डायरेक्शन में अगर लगा रहा है, तो उसके वजह से आपका बेसमेंट का जो दीवार होता है वो मूव नहीं कर रहा हो, तो वो क्या एग्जाम्पल कहलाएगा, रेस्ट कंडीशन का एग्जाम्पल कहलाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट बात है क्या कि अगर ये दीवार कहीं भी कोई ऐसा रिटेनिंग वॉल है, हम बेसमेंट का नहीं बता रहे हैं, बेसमेंट में तो रेस्ट कंडीशन में होता है, लेकिन कहीं एक ऐसा दीवार, जब दीवार अवे फ्रॉम द बैकफिल जाएगा वो एग्जांपल हो जाएगा एक्टिव का, और टुवर्ड्स द बैकफिल जाएगा तो वो हो जाएगा पैसिव का। तो कह रहा है एक्टिव कंडीशन द मिनिमम स्टेबल वैल्यू। देखिए बात करते हैं क्या कि अगर कोफिशिएंट की बात करते हैं तो कोफिशिएंट के ए सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है के नॉट, और उससे बड़ा होता है के पी। ये चीजें आप लोगों को, जब हम लोग इसका जब लेक्चर बना हुआ है ना, उस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये कोफिशिएंट होता है एक्टिव प्रेशर का, ये कोफिशिएंट होता है रेस्ट कंडीशन का, और ये कोफिशिएंट होता है पैसिव कंडीशन का। तो कहा जाता है कि जब दीवार अवे फ्रॉम द बैकफिल जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो कोफिशिएंट होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। अगर ये रेस्ट कंडीशन में है तो उससे ज्यादा इसका कोफिशिएंट होगा रेस्ट कंडीशन का, और पैसिव कंडीशन में बहुत ज्यादा ताकत लगेगा सॉइल को क्या करने के लिए, फेल कराने के लिए, तो उस कंडीशन में इसका कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे मिनिमम किसका होता है, तो द मिनिमम स्टेबल वैल्यू किसका होता है, एक्टिव का होता है, इन विच व्हेन अ रिटेनिंग वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल।
तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्टिव का एग्जाम्पल हो गया जब रिटेनिंग वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल जाएगा। ठीक है बात। पैसिव का वही होता है द मैक्सिमम स्टेबल वैल्यू। ये क्या होता है? मैक्सिमम होता है पैसिव का। तो मैक्सिमम स्टेबल वैल्यू इन विच व्हेन द रिटेनिंग वॉल मूव्स टुवर्ड्स द बैकफिल, मतलब बैकफिल के तरफ। तो बैकफिल के तरफ अगर जाएगा तो कैसा दिखेगा आपका? कि आपका बैकफिल की तरफ जा रहा है तो ऐसा दीवार जाएगा। ठीक है ना, बैकफिल की तरफ जा रहा है और अवे फ्रॉम द बैकफिल कह देगा तो कहां जा रहा है? ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया क्या? एक्टिव कंडीशन वाला बात। ये हो गया क्या? पैसिव कंडीशन वाला बात। और ये क्या हो जाएगा? रेस्ट कंडीशन। ये हो गया रेस्ट कंडीशन। ठीक है, ये हो गया पैसिव कंडीशन, पैसिव कंडीशन। और ये क्या हो गया? एक्टिव कंडीशन, एक्टिव कंडीशन। ठीक है, तो तीनों आप लोग का एग्जांपल ये हो गया कि ये बेसमेंट का दीवार, एक्टिव कंडीशन अवे फ्रॉम द बैकफिल, और पैसिव कंडीशन टुवर्ड्स द बैकफिल। तो ये आपका एग्जांपल ऐसे करके आपको शो कर देना है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 2 का ए पार्ट कंप्लीट होता है। अब 2 का हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां तक आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है। वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या, कि ओवर कंसोलिडेशन रेशियो OCR ऑफ एन ओवर कंसोलिडेटेड कोहेसिव सॉइल इज 4। ठीक है, आपको OCR का वैल्यू दे रखा है, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो का वैल्यू 4 दे रखा है। इफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 40 देन फाइंड द अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट के नॉट। क्या फाइंड आउट करना है? अर्थ को प्रेशर कोफिशिएंट के नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। गिवन पहले डेटा क्या है? गिवन डेटा की बात करें तो गिवन है OCR का वैल्यू। OCR का वैल्यू क्या होता है? 4 है। ये OCR क्या है? ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो क्या होता है? तो ये आप लोग को नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के बारे में पहले जानकारी चाहिए। ठीक है ना, उससे पहले NC सॉइल और OC सॉइल क्या होता है। ठीक है ना, तो बात करते हैं OCR क्या होता है। तो हम लोग कोई भी एक सॉइल है, कोई भी एक मिट्टी है, उस पे या तो कोई सॉइल 2 तरीके का हो सकता है। या तो प्रेजेंट लोडिंग, कोई भी मिट्टी पे प्रेजेंट जो लोडिंग है वो लाइफ टाइम में, उसके इंटायर पिछले पूरे लाइफ लॉन्ग में पहली बार वो लोड लग रहा हो। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई खाली प्लॉट है जिसमें खेती हुआ है शुरू से, ठीक है ना, एकदम से उसके ऊपर क्या बनने लग गया? घर बनने लग गया। तो घर जब बन रहा है तो 1 फ्लोर बना, 2 फ्लोर बना, 2 फ्लोर का लोड इसके पहले इंटायर लाइफ में उस पे नहीं आया था। ठीक है ना, इंटायर लाइफ पे नहीं आया, तो वो सॉइल क्या कहलाएगा? NC सॉइल कहलाएगा, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं OC सॉइल क्या होता है। तो OC सॉइल होता है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, कि अगर आप 2 फ्लोर बनाए हैं तो कभी पहले प्रीवियस में कभी पहले उस पे ना 2 फ्लोर से ज्यादा लोड आ चुका था। जैसे कि आपने कोई खाली प्लॉट पे 2 फ्लोर का मकान बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि आपका मन चेंज हुआ, उसको तोड़ करके हम कुछ और बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया? तोड़ करके पूरा हटा दिया। ठीक है, तोड़ करके उसको हटा दिया, फिर आपने उस पर दूसरा कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है ना, तो उसके बाद आप क्या किए? 1 फ्लोर बनाए। तो जब आप 1 फ्लोर बनाए हैं तो क्या अभी का प्रेजेंट का लोड, प्रेजेंट में तो 1 फ्लोर का लोड है, तो प्रेजेंट का लोड इससे पहले आया था क्या? तो हाँ आया था, उससे ज्यादा आया था। क्या? 2 फ्लोर का घर था ना उससे पहले, तो प्रेजेंट लोडिंग कम है पास्ट लोडिंग का। फिर से बोल रहे हैं, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, ये सारा टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं किस पे? आपका वीडियो जब ये सॉइल का टॉपिक ये हुआ था, जब पढ़ाया गया था सॉइल का, तो वो सारा अपलोडेड है 7 सेमेस्टर के सिलेबस में। अब आपको क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत हम लोग लेके चल रहे हैं कि आखिर ये टर्म OCR क्या होता है। तो किससे रिलेटेड है? नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल जो प्रेजेंट लोडिंग कभी भी आया नहीं था, तो पास्ट लोडिंग से प्रेजेंट लोडिंग ज्यादा है। और कि नहीं, प्रेजेंट लोडिंग हमेशा क्या होता है? ज्यादा है पास्ट से। ठीक है, और OC सॉइल जो होता है कि पास्ट लोडिंग हमेशा ज्यादा है प्रेजेंट के। सिंपल है, तो ठीक है ना, प्रेजेंट अपॉन पास्ट ये होता है OCR, इसका भी कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए गिवन क्या है? OCR का वैल्यू 4 दे रखा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। IP क्या दे रखा है? 40 दे रखा है। तो एक टेबल होता है, ठीक है ना, एक टेबल होता है जो कि आप लोगों को इसमें नहीं गिवन है। वही टेबल के वजह से आप लोग को ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये लेंदी हो गया है कि एज पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स
और फाई के बीच में, फाई वो भी डिग्री में है, फाई के बीच में एक हम लोग का क्या होता है, टेबल होता है, ठीक है ना। वो आपको हम स्क्रीन पे अपलोड करवा देंगे, ठीक है ना। वैसे अगर नहीं है तो वो सारा कुछ क्या होता है, 10 का, 20 का, 30 का, 40, 50, 60, 70, 80। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को ना टेबल के साथ देना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें आप याद नहीं रख सकते, ठीक है। 33.3 होता है, 30.8, फिर क्या है 29.2, 27.1, 25.6, 24.6, 23.8 और 23.1, ठीक है। ये टेबल है, ये टेबल आपको स्क्रीन पर नहीं तो आपको हम बना ही दिए हैं, तो आपको जरूरत नहीं है। ये टेबल आप लोगों को गिवन नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और आपको यूज क्या करना है, अगर आईपी आपका 40 है तो आप फाई कितना लीजिएगा, फाई लीजिएगा 27.1, बस। मतलब यही था मेन यहाँ पे टर्निंग पॉइंट, कि आपका क्या हो गया, फाई का वैल्यू 40 है, उसके हिसाब से आप लोग क्या करना है, अब सॉल्व कर देना है। चलिए देखते हैं। तो अब आपका क्या हो गया कि एज पर टेबल फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 27.1 डिग्री, 27.1 डिग्री, यही मेन चीज है। अगर आपका फाई आ गया फिर काम खत्म। अब आपको क्या करना है, कोई भी वैल्यूज निकालना है, जैसे कि के नॉट की बात करें तो के नॉट क्या होता है फॉर एनसी सॉइल के लिए, फॉर ऐसे लिखिए, फॉर एनसी सॉइल, ठीक है ना, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए क्या होता है, के नॉट का वैल्यू होता है 1 माइनस साइन फाई, 1 माइनस साइन फाई। तो 1 माइनस साइन फाई क्या होगा, 1 माइनस साइन फाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन 27.1 डिग्री, ठीक है, 1 माइनस साइन 27.1 डिग्री। वेट अ मिनट, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं एलसी पे, ठीक है। कितना बोल रहा है, 1 माइनस साइन 27.1, ठीक है, वैल्यू आ रहा है 0.544, क्या आ रहा है 0.544, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं, चलिए यहां पे तो नहीं डिफाइन किया, लेकिन अगर हम बात कर दोनों के लिए निकाल देते हैं, फॉर ओसी सॉइल, ओसी सॉइल में के नोट का क्या वैल्यू होता है, के नोट का वैल्यू होता है क्या, कि के नोट एनसी का, के नॉट एनसी का अगर ओसी फाइंड आउट करना है तो एनसी आपको निकालना पड़ेगा, तो के नॉट एनसी का मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ओसीआर, अंडर रूट ओसीआर, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि के नॉट एनसी का इंटू अंडर रूट ओसीआर, तो वो क्या हो जाएगा 0.544 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा 4, मतलब 0.544 इंटू 2, ठीक है, 0.544 इंटू 2, 0.544 इंटू 2 क्या आ रहा है 1.09, 1.09, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया 1.09 आ गया। ये सिंपल था। ये सब किसका खेल है, सिर्फ और सिर्फ इस टेबल का खेल है। ये टेबल एक्चुअल में आपको गिवन होना चाहिए, नहीं तो फाई का वैल्यू गिवन होना चाहिए था, ठीक है ना। तो या देखिए इसका निकालने का बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये चाहता क्या है, एग्जाम क्या चाहता है कि आप वो फॉर्मूला को याद करें, ठीक है ना, वो फॉर्मूला को याद करें, फिर आप यहां पे पुट करें और ये वैल्यूज निकाल लें। तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखिएगा ना, तो एक दो क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि आपको लगता है कि ये अटेम्प्ट पहले कभी किए नहीं थे, ठीक है ना। और उसका जरूरी भी नहीं है कि आप बड़ा बड़ा फॉर्मूला उसको याद करें, चाहे इस टेबल को पूरा रट करके आए, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, इसीलिए वो ऑप्शन रहता है कि ये अटेम्प्ट करे, कोई भी किन्हीं 5 को अटेम्प्ट करने का ऑप्शन आता है ना। तो ऐसा ही होता है कि कुछ क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब ये टेबल आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है दूसरा, समझ रहे हैं ना। या तो ये टेबल याद करके जाइए, नहीं तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, दूसरा अटेम्प्ट कीजिए। तो ये सब चीजें यहां तक आप लोग देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा है, ए पार्ट हम लोग देख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि व्हाट आर
meant by earth pressure at rest, active earth pressure and passive earth pressure. Explain the difference in term of wall movement. ठीक है, मतलब आपको अर्थ प्रेशर, रेस्ट कंडीशन क्या होता है, एक्टिव कंडीशन क्या होता है और पैसिव कंडीशन क्या होता है वो समझाइए किसके रेस्पेक्ट में, वॉल के मूवमेंट में, कि वॉल कैसे कैसे मूव करता है. ठीक है, तो ये आप लोग को एक्सप्लेन करना है. तो स्टार्ट करते हैं कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन. ठीक है ना, कि पहला है क्या, रेस्ट कंडीशन का हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है. देखिएगा, इफ वॉल इज रिजिड अनयील्डिंग, rigid and unyielding, then soil retained by it is in rest condition. ठीक है ना, तो जो सॉइल, जैसे क्या होता है कि आपका जो दीवार है, वॉल है, रिजिड है. ठीक है ना, और अनयील्डिंग मतलब मुड़ा नहीं है, टूटा नहीं है, एकदम रिजिड है. देन सॉइल रिटेन बाय इट इज इन रेस्ट कंडीशन. तब जो सॉइल रिटेन करके रखा है वो सॉइल क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात क्या कह रहा है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन, देन लैटरल स्ट्रेन इज जीरो. मतलब कि अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो लैटरल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है. और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, जो भी चेंज इन जिस डायरेक्शन में डिवाइडेड बाई ओरिजिनल जहां पे जो डायमेंशन था. तो जब चेंज जीरो हो रहा है तो कहीं ना कहीं लैटरल स्ट्रेन भी जीरो होगा. और यही लाइन के मदद से हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं. आपको फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका सारा डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, जो कि आप लोग का कहाँ है, ऐप में अवेलेबल है. लेकिन यहाँ पे हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन में ये कहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो ये जो सेकंड लाइन के मदद से लैटरल स्ट्रेन जीरो, इसके मदद से डेरिवेशन होता है. ठीक है ना, चलिए 2 पॉइंट हो गया. जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो मतलब स्ट्रेन जीरो है आपका. थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय मटेरियल इन दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन. तो ये सारे कहानी में जो प्रेशर इस कंडीशन में एक्सर्ट होगा, जो ये सारा कंडीशन में जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो प्रेशर क्या कहलाएगा, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन. ठीक है, मतलब मिट्टी एक इतना प्रेशर लगा रहा है दीवार पे जिसमें दीवार अपना क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, नो मूवमेंट होगा, लैटरल स्ट्रेन जीरो होगा. तो वो जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को क्या कहेंगे, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन. सिंपल. अब इसका बिल्कुल आप लोग को जब पढ़िएगा तो ये क्या होता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में लगाता है. ये फोर्स क्या लगता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में फोर्स लगाता है. और इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, सब कुछ कंडीशन रहता है, के नोट के टर्म में रहेगा. ठीक है, तो ये सब चीज अभी नहीं पढ़ना है, आप लोग को बस ये बताना है कि वॉल क्या मूव हो रहा है क्या. तो नहीं, रेस्ट कंडीशन में इसका नो मूवमेंट होता है वॉल का. ये तो सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर. अब एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है कि इफ वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल. सबसे पहली बात कि अब वॉल क्या हो रहा है, रिटेनिंग वॉल क्या हो रहा है, मूव कर रहा है कहां, बैकफिल, अवे फ्रॉम द बैकफिल. मतलब ये हो गया बैकफिल, तो बैकफिल से दूर जा रहा है. तो देखिए होता क्या है, जब रिटेनिंग वॉल बैकफिल से दूर जा रहा है तो कुछ ऐसा मिट्टी का जो टुकड़ा होगा एक, उसको कहते हैं फेलियर वेज, वो इसके साथ में आएगा. और देखिए ये क्या होता है, 45 माइनस 5/2, 45 माइनस 5/2 एंगल से ये टूटता है. 45 माइनस 5/2 एंगल से ये क्या होता है, टूट जाता है. अच्छा इसमें है ना, फेलियर वेज में है ना, तो एक्टिव में प्लस, हाँ 45 प्लस 5/2 एंगल से ये टूटता है. देखिएगा क्या हो रहा है कि यहां का मिट्टी इसके साथ क्या हो रहा है, यहां से फेलियर इसके साथ में जा रहा है. तो ये जो लाइन आएगा, एक लाइन जो उसको, उस लाइन को क्या कहते हैं, रप्चर प्लेन. रप्चर प्लेन मतलब कि वहां से वो टूटा है. ठीक है, पहली बात. अब देखिएगा नीचे वाला जो एरो बना हुआ है उसको कहते हैं शियर रेसिस्टेंस. मतलब मिट्टी और मिट्टी के बीच में रेसिस्टेंस होता है. ठीक है ना, कोहेसिव फोर्स होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है, आपस में क्या होता है, उसका इंटरलॉकिंग होता है. तो वो सब क्या होता है, चाहता है कि हम इसको टूटने ना दे. टूटने ना दे उसको क्या कहा जाता है, शियर रेसिस्टेंस. मतलब वो आपस में क्या करता है, वो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है शियर में कि वो क्या हो, टूटे ना. तो नीचे में क्या होगा, शियर रेसिस्टेंस. लेकिन यहां का जो मिट्टी है वो क्या होगा, खिसकेगा नीचे की तरफ. जब ये दीवार अवे फ्रॉम द बैकफिल जाएगा तो क्या होगा, अब ऊपर वाला एरो को क्या कहा गया है, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा. किसका हो रहा है ये सब चीज, फेलियर वेज का हो रहा है. फेलियर वेज क्या हो गया कि एक सॉइल का टुकड़ा होगा जो दीवार के साथ मूव करेगा, उसको क्या कहेंगे, फेलियर वेज कहेंगे. और एंगल कितना बनेगा, 45 प्लस 5/2. इस पे हम लोग डेरिवेशन करेंगे.
इस पे भी डेरिवेशन होता है, लेकिन आप लोग को ये कर रखा गया है। जब आप लोग पढ़िएगा उसमें, तो ये हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाएंगे, उस पर कैसे कैसे सिग्मा एच सिग्मा वी लगता है वो सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बस ये समझ में आना है कि दीवार अवे फ्रॉम द बैकफिल जा रहा है और यहाँ का कुछ मिट्टी को लेके साथ में जाएगा और कुछ शियर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा मिट्टी, और मूवमेंट क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, और इस प्लेन को क्या कहते हैं, रप्चर प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, रिटेनिंग वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल। पहला पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अ पोर्शन ऑफ सॉइल विल आल्सो ट्राई टू मूव अलोंग विद द वॉल, दिस पोर्शन इज टर्म्ड एज फेलियर वेज। मतलब कि जब वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल होगा तब कुछ पोर्शन ऑफ सॉइल भी साथ में, इसके साथ कुछ पोर्शन ऑफ सॉइल भी साथ में क्या करेगा, इसमें फेल करने का चाहेगा, और जहां फेल किया फिर आप लोग क्या कहिएगा कि वो पोर्शन क्या कहलाएगा, फेलियर वेज कहलाएगा। ये पोर्शन ही साथ साथ में क्या हो रहा है, इसके साथ आ रहा है, उसको क्या कहते हैं कि अब ये चाहेगा ना, अब ये दीवार अगर आएगा अवे फ्रॉम द बैकफिल तो ये सारा पोर्शन इसके साथ आएगा और कितना एंगल पे, 45 + 5/2 पे आएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, फेलियर वेज कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सॉइल शियर रेसिस्टेंस ऑफ सॉइल मोबिलाइज्ड इन अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू विच प्रेशर ऑन द वॉल डिक्रीजेज। यही चीज होता है। ये मिनिमम प्रेशर क्यों कहलाता है, देखिएगा हमने आपको क्या बोला, अर्थ प्रेशर किसको कहते हैं, अर्थ प्रेशर कहते हैं कि जो मिट्टी दीवार पे फोर्स लगाए। ठीक है ना, जो मिट्टी दीवार पे फोर्स लगाए, फिर से बता रहे हैं, मिट्टी दीवार पे जो फोर्स लगाता है उसको कहते हैं अर्थ प्रेशर। अब कंडीशन बदल जाए उसके हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे इतना फिक्स पता है कि मिट्टी जितना प्रेशर लगाती है उसको कहते हैं अर्थ प्रेशर। अगर दीवार मूव नहीं कर रहा है तो रेस्ट कंडीशन का हो गया, अगर दीवार अवे फ्रॉम द बैकफिल जा रहा है तो वो प्रेशर को क्या कहेंगे, एक्टिव प्रेशर कहेंगे, दीवार उधर जा रहा है तो पैसिव कहेंगे। लेकिन बात है क्या कि इसको मिनिमम क्यों कहा गया है, मिनिमम क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि जब ये दीवार यहां पे था तो क्या हुआ कि जब प्रेशर लग रहा था तो ये अवे फ्रॉम द बैकफिल आया, तो जब दूर जाएगा मिट्टी से, दीवार दूर जाएगा तो जो प्रेशर लगा रहा था मिट्टी वो कम होगा, वो हमेशा कम होगा। अगर ये दीवार मिट्टी के तरफ जाता, मिट्टी के तरफ अगर ये जाता तो मिट्टी का प्रेशर बढ़ता ना और इंक्रीज करेगा, तो पैसिव कंडीशन में मैक्सिमम प्रेशर कहलाता है, लेकिन एक्टिव कंडीशन में क्या हो जाता है, प्रेशर कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है। प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। दिस डिक्रीज इन प्रेशर टेक्स अप टू एन एक्सटेंड व्हेन इंटायर शियर रेसिस्टेंस इज मोबिलाइज्ड। और ये कब तक डिक्रीज होगा, कब तक डिक्रीज होगा, जब तक एकाएक टूट ना जाए, सारा शियर रेसिस्टेंस मोबिलाइज ना हो जाए, सारा यूज में ना आ जाए। मतलब ये जैसे टूटा बस वहां पे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। व्हेन एंटायर शियर रेसिस्टेंस मोबिलाइज, दिस मिनिमम प्रेशर एक्टिंग इन दिस स्टेज इज टर्म्ड एज एक्टिव प्रेशर। और वो जो सबसे कम वाला प्रेशर क्या कहलाएगा, एक्टिव प्रेशर कहलाएगा टूटने के समय। जब शियर रेसिस्टेंस होगा, सॉइल जैसे टूट रहा है, वो जो मिनिमम प्रेशर लगा रहा है दीवार पे, वो प्रेशर क्या कहलाता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कहलाता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्या, वो तो नेक्स्ट में देखेंगे, अभी नेक्स्ट हमारा पैसिव ही रहेगा, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि क्या रहा है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सॉइल शियर रेसिस्टेंस ऑफ सॉइल मोबिलाइज्ड इन अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। नहीं, अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब ये जाना चाह रहा है नीचे, ये नीचे जा रहा है, तो शियर रेसिस्टेंस कहां लग रहा है, ऊपर डायरेक्शन में। शियर रेसिस्टेंस जो कोई चीज अगर नीचे जा रहा है तो रेसिस्टेंस कहां प्रोवाइड होगा, अपवर्ड, मतलब क्या होगा, ऊपर डायरेक्शन में होगा ना। जब वो नीचे मिट्टी जाना चाह रहा है तो रेसिस्टेंस तो ऊपर की तरफ होगा, तो अपवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ ये मोबिलाइज होता है शियर डायरेक्शन, ड्यू टू विच प्रेशर ऑन द वॉल डिक्रीजेज। और इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि ये दीवार दूर जाते जा रहा है। और ये जब तक एक ऐसा समय आएगा कि एकाएक टूट करके सॉइल टूटा, और वो जो मिनिमम प्रेशर आएगा टूटने से पहले, वो प्रेशर क्या कहलाता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कहलाता है। ठीक है ना। तो इस डायग्राम को आप लोग पहले क्या हो गया कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन समझ गए आप, और एक्टिव अर्थ प्रेशर, इसको बढ़िया से लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ही एग्जाम में भी लिखना है। एग्जाम का टारगेट क्या था, एग्जाम में क्वेश्चन यही था कि कैसे भी करके आप वॉल का मूवमेंट समझाइए। वो डायरेक्टली लिख दिया था कि आपको डिफिनीशन तो बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन वॉल का मूवमेंट के साथ बताइए। क्वेश्चन यही कह रहा था, तो वॉल का मूवमेंट उसको जरूर दिखाना है कि कैसे वो अवे फ्रॉम द बैकफिल जा रहा है, ऐसे ऐसे करके शो कर दीजिएगा कि ये क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम द बैकफिल जा रहा है, और ये क्या है, रेस्ट कंडीशन में। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है ना, पैसिव अर्थ प्रेशर जैसे होगा फिर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर, यहां तक लिख लीजिए।
नेक्स्ट है हमारा क्या, पैसिव अर्थ प्रेशर। देखिए एक्टिव समझ में आ गया, अब पैसिव की बात करते हैं। पैसिव क्या बोल रहा है, इफ अ वॉल मूव्स टुवर्ड्स द बैकफिल, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि आपका रिटेनिंग वॉल जो है, ये जो आपका क्या है रिटेनिंग वॉल, वो रिटेनिंग वॉल कहां जा रहा है, टुवर्ड्स द बैकफिल, बैकफिल की तरफ। और एक्टिव में क्या था, अवे फ्रॉम द बैकफिल। तो यहां का जो मिट्टी है इसका प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होगा जैसे जैसे ये दूर जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये नजदीक जाएगा, ये जो मिट्टी प्रेशर लगा रहा है वो आपस में क्या हो जाएगा, आपस में कॉम्पैक्ट होगा और कहीं ना कहीं इसका प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे टुवर्ड्स द बैकफिल आएगा, यहाँ का प्रेशर क्या हो रहा है, मिट्टी का प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। और इंक्रीज होगा तो एक समय आएगा कि इंक्रीज होता गया होता गया होता गया, एक समय ऐसा आएगा कि ये यहाँ का जो मिट्टी है बाहर की तरफ निकल जाएगा। बाहर की तरफ जैसे निकला वो मैक्सिमम प्रेशर क्या कहलाएगा, पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है ना। अब बता रहे हैं क्या कि टूटेगा क्या, इस प्लेन से, और इस प्लेन को क्या कहा गया है, रप्चर प्लेन। इस प्लेन को क्या कहा गया, रप्चर प्लेन। अब यहां का मिट्टी चाह रहा है ऊपर जाना, यहां का मिट्टी क्या चाह रहा है, ऊपर जाना, तो शियर रेसिस्टेंस नीचे की तरफ होगा। तो शियर रेसिस्टेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ डायरेक्शन शो किए हैं। और मिट्टी जाना कहां जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट होना चाह रहा है। मिट्टी कहां जाना चाह रहा है, अपवर्ड मूवमेंट। यहां पे देखिए मिट्टी क्या हो, जब अवे आएगा तो मिट्टी नीचे आना चाह रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट होना चाह रहा है। तो शियर रेसिस्टेंस कहां लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में शियर रेसिस्टेंस लगेगा। लेकिन यहां का मिट्टी क्या हो रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है, तो अपवर्ड मूवमेंट होना जा रहा है, तो इसका शियर रेसिस्टेंस कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, डायरेक्शन की तरफ होगा। और यहां प्रेशर क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट बोल रहे हैं क्या, इफ वॉल मूव्स टुवर्ड्स द बैकफिल, फर्स्ट पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सॉइल शियर रेसिस्टेंस ऑफ सॉइल बिल्ड अप अगेंस्ट द वॉल, ठीक है ना। जब मूवमेंट होगा तो शियर रेसिस्टेंस जो होता है आपस में वो दीवार की तरफ बिल्डअप होगा, ड्यू टू विच प्रेशर ऑन वॉल इंक्रीजेज। इसके वजह से इस दीवार पे प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है ना। अगर दूर जा रहा है तो मिट्टी चलिए ठीक है प्रेशर घटा रहा है, लेकिन अब टुवर्ड्स द बैकफिल जाएगा तो इस दीवार पे प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है, increases. This increase in pressure takes place up to an extent when entire shear resistance of the soil is mobilized. ये तब तक प्रेशर बढ़ता जाएगा जब तक यहाँ का मिट्टी टूट ना जाए, ठीक है ना। यहाँ का मिट्टी क्या हो जाए, टूट ना जाए, जब तक ये फेलियर ना हो जाए। तो फेलियर होने से जस्ट पहले वाला मैक्सिमम प्रेशर, फेलियर होने के जस्ट मैक्सिमम वाला फेलियर मैक्सिमम प्रेशर क्या कहलाएगा, दिस मैक्सिमम प्रेशर एक्टिंग इन दिस स्टेज इज टर्म्ड एज पैसिव अर्थ प्रेशर। उसको क्या कहेंगे, पैसिव अर्थ प्रेशर कहेंगे, टूटने से जस्ट पहले जब ये टुवर्ड्स द बैकफिल आ रहा है तो, ठीक है, एकदम सिंपल है। तो ये रप्चर प्लेन कहलाएगा, शियर रेसिस्टेंस नीचे की तरफ होगा और मूवमेंट क्या होगा, सॉइल का ऊपर की तरफ होगा। यहां रिटेनिंग वॉल मूव्स टुवर्ड्स द बैकफिल, ये बैकफिल की तरफ मूव करना चाह रहा है। तो ये हो गया क्या, हमारा तीनों रेस्ट पढ़ लिए। ये हो गया हमारा एक्टिव कंडीशन और ये हमारा हो गया पैसिव कंडीशन, ठीक है। तो ये था हमारा अर्थ प्रेशर का तीनों कंडीशन। ये 3 का ए पार्ट है। ए पार्ट आप लोग को इससे ज्यादा डायग्राम जरूर, सबसे बड़ी बात क्या हो रही है यहाँ पे, डायग्राम बनाना। तो डायग्राम जरूर शो करिएगा। और ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो इसमें डायग्राम इसलिए शो करना पड़ेगा क्योंकि इसी डायग्राम के लिए वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको मूवमेंट ऑफ वॉल को मतलब ध्यान में रख करके आप इसको डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोग डिफाइन कर दीजिएगा और सब कुछ लिखिएगा कि कैसे कैसे फेलियर हो रहा है और रिटेनिंग वॉल किस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट था वो अभी हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन कि राइट द अजम्पशंस ऑफ कूलम्ब अर्थ प्रेशर थ्योरी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आपको अजम्पशंस लिखना है कूलम्ब अर्थ प्रेशर थ्योरी का एंड ड्रॉ नीट स्केच ऑफ कूलम्ब वेज अंडर इक्विलिब्रियम एक्टिव केस एंड शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन वेज, ठीक है। और आपको साथ साथ में क्या करना है, डायग्राम बनाना है कूलम्ब वेज का और उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो सारा कुछ आपको शो करना है, ठीक है ना। आपका बस इतना ही क्वेश्चन है क्या कि अजम्पशंस लिखिए, फिर क्या करिए, वेज का डायग्राम बनाइए और उस वेज पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो लिखिए, उनको आप अच्छे से उसको शो करिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर स्टार्ट कहां से करना है, अजम्पशन से कि कूलम्ब अर्थ प्रेशर थ्योरी रेनकाइन का हमने देखा था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, कूलम्ब का क्या क्या अजम्पशंस है। चलिए फर्स्ट क्या है, सॉइल इज होमोजीनियस आइसोट्रोपिक
सेमी इनफाइनाइट इलास्टिक ड्राई एंड कोहेजनलेस। मतलब क्या हुआ कि सॉइल क्या है आपका होमोजीनियस आइसोट्रोपिक। आपको एक बार बताया थे, पिछला क्वेश्चन एक था, क्या था, रेनकाइन का, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे इस बात को कि क्या होता है, प्रॉपर्टी सॉइल का कहीं नहीं बदल रहा है इन ऑल डायरेक्शन। इन ऑल डायरेक्शन जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि बाय द वे ये हमारा रिटेनिंग वॉल है, इसके पीछे क्या रखा हुआ है, सॉइल है, ये टोटल क्या है, सॉइल है, ठीक है। अब ये इधर जो सॉइल रखा हुआ है रिटेनिंग वॉल, इसको रिटेन करके रखा हुआ है, सॉइल को रिटेन करके ये रिटेनिंग वॉल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सॉइल का प्रॉपर्टी यहां कुछ और होगा, 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 तो क्या होगा, फिर आपका कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा, आप अच्छे से इसका स्टडी नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए क्या कहा गया है कि कूलम्ब्स थ्योरी ने कहा क्या है कि सबसे अच्छा क्या कर लो कि आप अजम्पशंस में डाल दो कि क्या होना चाहिए, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक सब सेमी इनफाइनाइट होना चाहिए, कि यहां 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 कहीं भी चले जाइए प्रॉपर्टी नहीं बदल रहा है, सॉइल का प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रहा है। तो ये हो गया पहला बात कि होमोजीनियस आइसोट्रोपिक है, सेमी इनफाइनाइट है, इलास्टिक ड्राई कोहेजनलेस, पहला एजम्पशन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, द फेस ऑफ वॉल इन कॉन्टैक्ट विथ बैकफिल इज वर्टिकल और इंक्लाइंड एंड इज रफ। फिर से बोल रहे हैं, द फेस ऑफ वॉल इन कॉन्टैक्ट विथ बैकफिल इज वर्टिकल और इंक्लाइंड एंड इज रफ। रेनकाइन कुछ और बोला था, क्या बोला था कि चलिए ठीक है, आपका जो बैकफिल है वो इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है, लेकिन कॉन्टैक्ट विथ दीवार वॉल एंड यहां का बगल का मिट्टी, इन दोनों में फ्रिक्शन लेस होता था, स्मूथ होता था। क्या होता था, स्मूथ होता था, लेकिन यहां पे क्या कंसीडर किया गया है, रफ कंसीडर किया गया है। मतलब ये और मॉडिफाई किए हैं, कूलम्ब थ्योरी क्या किया गया है, एक तरह का मॉडिफाइड है, किसका, रेनकाइन का। क्यों, क्योंकि रेनकाइन तो गलत दिया था ना, एक्चुअल में इसके दीवार और मिट्टी के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए था, ठीक है ना, फ्रिक्शन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या माना था, रफ, उन्होंने स्मूथ माना था और इन्होंने क्या माना, रफ माना। तो रफ माना, तो फिर रफ मानने के, रफ जब माना है तो उसके लिए अलग अलग फोर्सेस एक्टिंग होंगे, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कुछ ऐड होगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया सेकंड हमारा assumptions। थर्ड क्या कह रहा है, द फेलियर वेज एक्ट एज अ रिजिड बॉडी एंड स्ट्रेस ओवर इट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब क्या हो गया कि जो आपका फेलियर वेज है, कुछ ऐसे टुकड़े मिट्टी के जो साथ में टूटेंगे, क्या होता है, ये होता है ना रप्चर प्लेन के साथ, रप्चर प्लेन के साथ टूट रहे हैं, तो ये पूरा जो ब्लॉक हो गया फेलियर वेज कहलाएगा। एक मास ऑफ द सॉइल जो कि टूट रहा है, वो क्या है, वो रिजिड बॉडी की तरह काम करेगा, वो क्या करेगा, रिजिड बॉडी की तरह काम करेगा, ये अजम्पशंस है, रिजिड बॉडी की तरह काम करे, एंड स्ट्रेसेस ओवर इट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसमें जो स्ट्रेस लग रहा है कोई एक जगह पे नहीं लग रहा है, पूरे इंटायर यूनिफॉर्मली इसमें क्या हो गया है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है ना, स्ट्रेस क्या हो गया है, इंटायरली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ये बात क्या। फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है, द फेलियर इज इसेंशियली टू डायमेंशनल and rupture surface is planar which passes from the heel of the wall। ठीक है, the failure is essentially two dimensional, थ्री डायमेंशनल की बात नहीं कर रहा है, टू डायमेंशनल हो रहा है फेलियर, and rupture surface is planar which passes from the heel of the wall। मतलब कि आपका heel of the wall से पास करेगा, और ये जो आपका प्लेन है वो क्या होना चाहिए, इर्रेगुलर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। रप्चर सरफेस क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, और यही चीज है टू डायमेंशनल होना चाहिए। तो क्या बोला है, प्लेनर भी है रप्चर सरफेस, और क्या है, कहां से पास हो रहा है, हील से पास हो रहा है, ठीक है। तो और ये क्या होता है, एक सिंगल लाइन में होगा, ऐसे इर्रेगुलर नहीं शो कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि ये अजम्पशंस है, प्लेन है। हमारा 4 हो गया। पांचवा देखिए क्या कर रहा है, द लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट थ्रस्ट इज नोन विच इज टेकन एट द लोअर थर्ड पॉइंट ऑफ द वॉल। मतलब कि ये जो लग रहा है थ्रस्ट, ये कहां पे लग रहा है, इसको आप यहां पे बना दीजिए लोअर थर्ड। अगर मान के चलिए ये हाइट h है, ये हाइट आपका टोटल h है, तो यहां से लेकर के यहां तक का हाइट क्या होगा, h/3 होगा, वो क्या होगा, h/3 होगा। ये भी डायग्राम में साथ में शो करना है, ठीक है।
कि द लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट थ्रस्ट, ये क्या कर रहा है, रिजल्टेंट थ्रस्ट है पीए, वो कहाँ लग रहा है, रिजल्टेंट थ्रस्ट इज नोन विच इज टेकन एट द लोअर थर्ड पॉइंट ऑफ द वॉल, ये पूरे वॉल का 1/3 पार्ट में ये लगेगा। ठीक है, टोटल कितने पॉइंट हो गए, 5 हमारे एजम्पशंस हो गए हैं। छठा देखिए क्या बोल रहा है, वेज फेलियर इज कंसिडर्ड विच इज अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस। ठीक है ना, अब इस वेज पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर देखा जाए इस वेज को, तो इस पे 3 फोर्सेस लगते हैं। ठीक है ना, और यही फोर्सेस के बारे में आपको क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है कि आप उन फोर्सेस को शो कीजिए और उसको डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो पहला फोर्स क्या लग रहा है, सेल्फ वेट ऑफ वेज एबीसी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसका खुद का वेट, इतना जो वेज है ए बी सी, ये जो वेज है, जो टुकड़ा जो टूट के जा रहा है, उसका खुद का सेल्फ वेट नीचे डायरेक्शन में लग रहा है। पहला फोर्स क्या होगा इस पे, वेज फोर्स जो डाउनवर्ड है डायरेक्शन में। रिजल्टेंट रिएक्शन आर एक्ट एट डाउनवर्ड एंगल ऑफ 5 विथ नॉर्मल टू द स्लिप क्ले, मतलब कि रिजल्टेंट आर लग रहा है अपोर डायरेक्शन में, और कितना एंगल पे, 5 एंगल पे। ठीक है ना, 5 एंगल पे रिजल्टेंट लग रहा है। और फिर तीसरा है क्या, रिजल्टेंट थ्रस्ट पीए लग रहा है बिटवीन वॉल एंड सॉइल एक्ट एट डाउनवर्ड एंगल डेल्टा विथ द नॉर्मल ऑफ द वॉल। ठीक है ना, नॉर्मल ऑफ द वॉल, जो दीवार का नॉर्मल से ये क्या लग रहा है, डेल्टा एंगल पे पीए लग रहा है। और इन तीनों को एक साथ अगर समराइज किया जाए तो डब्ल्यू नीचे पीए और रिजल्टेंट आर, तीनों को हम लोग एक साथ ऐसे शो कर दीजिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत सही रहेगा। और बाकी सब तो चीज इसमें है, ये फेलियर वेज है, प्लेनर है, रप्चर प्लेन है, एबीसी ये ग्राउंड लेवल है, इंक्लाइंड है बीटा एंगल पे। ठीक है ना, तो ये क्या था, जो फोर्सेस के बारे में उन्होंने बताया वो सब चीजें था। ठीक है, तो क्वेश्चन 3rd नंबर क्या बोल रहा था कि अजम्पशंस लिखिए कूलम्ब थ्योरी का, कूलम्ब अर्थ प्रेशर थ्योरी का, साथ साथ में आप उनके वेज का डायग्राम बनाइए जो हमने डायग्राम बनाया है, और उनके फोर्सेस के बारे में डिस्कस करिए। तो ये तीनों फोर्सेस लग रहे हैं, ये आप एग्जाम में इतना लिख दीजिएगा तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझ में आ गया। तो अजम्पशंस फटाफट देख लेते हैं, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक सेमी इनफाइनाइट इलास्टिक ड्राई, ठीक है ना, कोहेजनलेस। The face of the wall in contact with the backfill is vertical or inclined and it is rough, मतलब ये यहाँ तो inclined है, vertical भी रह सकता है। एक सेकंड, क्या है? हाँ ध्यान रखिएगा, the face of the wall in the contact with the backfill is vertical or inclined, मतलब ये जो backfill का जो दीवार है वो क्या inclined भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। ठीक है ना, ये inclined भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। The failure wedge act as a rigid body and stresses over it are uniformly distributed, ये जो failure wedge है वो क्या होना चाहिए, rigid body की तरह काम करेगा, इसीलिए हम लोग इसमें फोर्सेस अलग अलग दिखाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, द फेलियर इज एसेंशियली 2 डायमेंशनल, रप्चर सरफेस इज प्लेनर, मतलब 2 डायमेंशनल होगा, ये एकदम बिल्कुल एक लाइन में होगा, प्लेन में होगा, विच पासेस फ्रॉम द हिल ऑफ द वॉल, यहां से हम लोग पास कराएंगे। द लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट थ्रस्ट इज पॉइंट विच इज टेकन एट द लोअर थर्ड पॉइंट ऑफ द वॉल, मतलब कि ये कहां लग रहा है, रिजल्टेंट थ्रस्ट इस पूरे हाइट का 1/3 पार्ट पे लग रहा है। ठीक है ना, और क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, सेल्फ वेट नीचे की तरफ, रिजल्टेंट रिएक्शन आर लग रहा है, और रिजल्टेंट थ्रस्ट पीए लग रहा है। ठीक है ना, और ये डायग्राम बना लीजिएगा, काफी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 का ए पार्ट, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है ये। ठीक है, कह रहा है एक्सप्लेन द फ्रिक्शन सर्कल मेथड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप विथ नीट स्केच। ठीक है ना, कि एक्सप्लेन द फ्रिक्शन सर्कल मेथड ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप विथ नेट स्केच, मतलब आप फ्रिक्शन सर्कल मेथड को डायग्राम के साथ क्या करें, एक्सप्लेन करें। ठीक है ना, ये है आपका क्वेश्चन। तो फ्रिक्शन सर्कल मेथड क्या होता है, देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप का ये पार्ट है कि स्लोप आपका जो है, जो आप स्लोप दे रहे हैं, ये बीटा एंगल पे ये स्लोप है वो आपका स्टेबल है या नहीं है वो बात करना है। ठीक है ना, ये स्लोप आपका क्या है, स्टेबल है कि नहीं वो बताना है, और वो किसके मदद से, फ्रिक्शन सर्कल मेथड के मदद से हम लोग बताते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिएगा, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द टोटल स्ट्रेस एनालिसिस इन विच shearing एंगल ऑफ soil phi is used to analyze the stability of finite slope, मतलब कि क्या होता है कि फाई के हिसाब से, फाई क्या होता है, फाई होता है इंटरलॉकिंग एंगल ऑफ इंटरलॉकिंग, मतलब आपस में जो पार्टिकल के बीच में इंटरलॉकिंग होता है, और ये सबसे ज्यादा किस में होता है, सैंड में होता है।
सैंड जो होता है कोहेजनलेस सॉइल, उसमें इंटरलॉकिंग सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे पार्टिकल छोटा होते जाता है, क्ले की तरफ हम बात कर रहे हैं, तो उसका फाई कम होता जाएगा और कोहेजन बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और प्योर कोहेजनलेस सॉइल के लिए क्या हो जाता है, कोहेजनलेस के लिए सी का वैल्यू 0 हो जाता है और फाई का पूरा रोल रहता है स्टेबिलिटी के लिए। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द टोटल स्ट्रेस एनालिसिस इन विच शेयरिंग एंगल ऑफ सॉइल फाई इज यूज्ड टू एनालाइज द स्टेबिलिटी ऑफ फाइनाइट स्लोप, ठीक है ना। फाई का हम लोग मत लेते हैं। और क्या बोल रहा है, इन दिस मेथड द रिजल्टेंट रिएक्शन आर, रिजल्टेंट रिएक्शन जो आर है, रिजल्टेंट रिएक्शन आर बिटवीन टू पोर्शन ऑफ सॉइल मास on either side of the slip plane is assumed to pass at an angle of phi with normal to the slip plane and tangential to the smaller concentric circle having radius r sin phi, ठीक है। मतलब कि आपको क्या कर रहा है, अब इस सर्कल के मदद से जिसका रेडियस r sin phi है, उसके मदद से हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या वो जो हमारा स्लोप है वो स्टेबल है कि नहीं, क्या ये स्लोप हमारा स्टेबल है कि नहीं। और अलग अलग जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहां रिएक्शन आर लग रहा है, ये रिएक्शन क्या लग रहा है, आर लग रहा है, एसिड रिएक्शन डब्ल्यू नीचे की तरफ और Cm इंटू एल इंटू 1, मतलब कोहेजन यहां से यहां तक क्या हो रहा है, टोटल में कोहेजन हो रहा है ना। अगर हम यहां काट रहे हैं ये सर्कल को, तो आखिर स्ट्रेंथ कितना है कि यहां जो पार्टिकल चिपका हुआ है, ये दोनों चिपका हुआ है, ये दोनों सब चिपका हुआ है, तो इन दोनों के बीच में आखिर है क्या, कोहेसिव फोर्स है। कोहेजन फोर्स एक पार्टिकल के बीच में है, तो यहां के लिए कोहेजन इनटू टोटल लेंथ, अगर ये टोटल एल है तो सी इंटू टोटल लेंथ, तो क्या क्या फोर्स लग रहा है, डब्ल्यू नीचे की तरफ में डायरेक्शन में, ठीक है ना, Cm इंटू एल इंटू 1 ये डायरेक्शन में और आर इस डायरेक्शन में। और हम लोग यूजिंग साइन लॉ, फिर इसी का हम यूज कर करके फिर हम लोग डिराइव कर देंगे इसका, ठीक है ना, इसका थ्योरी क्या कर लेंगे, डिराइव कर देंगे। तो लास्ट में क्या कर रहा है, इन दिस मेथड इट इज अज्यूम दैट द फ्रिक्शन इज फुल्ली यूज्ड व्हेन द कोहेजन इज पार्शियली मोबिलाइज्ड, मतलब फ्रिक्शन सारा यूज हो रहा है तब जब सारा कोहेजन हमारा यूज हो चुका होगा, सारा जब टूट जाएगा उस टाइम हम लोग क्या बताएंगे, इसका स्ट्रेंथ बताएंगे। तो ये क्या है, फ्रिक्शन सर्कल मेथड, छोटा सा पार्ट है ये। इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, इस यूजिंग साइन लॉ से हम लोग फिर आगे डिराइव करते हैं कि कैसे कैसे क्या है इसका मेथड। मेन आपको बताना था फ्रिक्शन सर्कल मेथड क्या होता है और का डायग्राम इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर।